अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आई एम ओके। सर आपका भी शुक्रिया, आपने नया दौर को टाइम दिया और इतने इट्स अ इम्पोर्टेंट प्लेजर। मौके पे जब इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें खित्ते में नहीं हो रही हैं, तो इन तमाम हवालों से आपसे बात करेंगे। सबसे पहले सर मेरे जो शुरू में आपसे सवाल है, जो भी करंट एक सिचुएशन बनी है जिसमें एक पीप एस्कोबार करके एक जर्नलिस्ट है, उनका कहना है, उनका एक किसी सोर्स के जरिए उन्हें किसी ने बताया है कि जो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल थे जब वो स्विट्जरलैंड गए तो मुसाद जो इंटेलिजेंस है इसराइल की, उन्होंने एक प्लान बनाया असैसिनेट करने का या मारने का फील्ड मार्शल को। लेकिन फिर उनको एक धमकी गई, एक प्रॉपर पैगाम गया आईएसआई की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, कि अगर आपने ये हरकत की तो हम आपको नक्शे से मिटा देंगे। इस तरह की बात हुई। असल क्या हकाइक है और ये वाकया क्या है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल सबसे पहले तो हर पाकिस्तानी को फख्र करना चाहिए इस बात पर, और अप्रिशिएट करना चाहिए ये कि हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी ने बहुत ही बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें चाहे आपकी एफिलिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, चाहे आप किसी भी धड़े से आपका ताल्लुक हो, लेकिन जब पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम करे और पाकिस्तान का नाम रोशन हो दुनिया में, तो ना सिर्फ ये कि आपको खुशी का इजहार करना चाहिए, बल्कि जिन लोगों की वजह से वो हुआ है उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो आप बाकी आपके देखिए 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, पॉलिसी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो ये कारनामा सरंजाम दिया है, ये बहुत बड़ा एक आप समझे कि पाकिस्तान के लिए वो तोहफा लेकर आए हैं। तो इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये जो आपने बात की, अभी अल्लाह बेहतर जानता है इसमें कितना सच कितना झूठ है, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये बात तो इसराइल को अच्छी तरह वैसे ही मालूम होनी चाहिए कि आपको ये सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान को मुलव्वस कर लिया और अपनी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ कर ली, तो फिर पाकिस्तान तो अपने दुश्मनों को घर तक पहुंचाता है। उन्होंने देख नहीं लिया, और कितनी दफा देखना चाहेंगे। और वो तो एक नन्ना मुन्ना सा मुल्क है, ठीक है, आपके पास पावर है इसलिए कि आपके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, लेकिन हमारे साथ पंगा न लेना। हम आपको कुछ नहीं कह रहे बावजूद इसके कि एक्सक्यूज मी, बावजूद इसके कि आपने वो मजालिम ढाए हैं इंसानियत के ऊपर जो आज तक दुनिया ने नहीं देखे। आज तक दुनिया ने नहीं देखे, मैं ये बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो उसके बावजूद अगर हम आपको कुछ नहीं कह रहे, बल्कि कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि भी किसी तरीके से आपके इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं ये भी इनके साथ इनमें अमन हो जाए। आपको भी हम बशर्ते कि आप ये ग्रेटर इसराइल का ख्वाब छोड़ दें, जुल्म सितम बंद करें, और कभी सोचना भी ना कि पाकिस्तान की तरफ, अगर आपने मेरी आंख से देखा, 2-3 दफा आप करके देख चुके हैं, वो तारीख जानती है, मैं आज उनका जिक्र नहीं करना चाहता। 2 या 3 दफा आप कोशिश कर चुके हैं पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाने की, और पाकिस्तान ने वो हाथ आपके काटे हैं हर दफा। सर ये तो कौन कौन क्यों से हैं, क्यों एक आप दो अपनी अगर आप गर्दन क्यों मेंशन कटवाना कर दें? चाहते हैं? एक दो मेंशन कर दे तो ज्यादा अच्छा हो जाए। एक दफा इन्होंने, 2 दफा कोशिश की है। एक दफा तो हमारे न्यूक्लियर असासों के ऊपर हमला करने की, और वो टाइम पर जब पता चल गया और हमारे जहाज जब इधर से उड़े, तो फिर ये भाग गए दुम दबाकर। और हम्म। एक आध और दफा भी इन्होंने इसी किस्म की कोशिश की, भारत से अपने जहाज ला के उस पर भारतीय झंडे लगाकर, इनका ख्याल था कि कोई काम करेंगे। ये जब अभी नंदन हमारी तरफ आया, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी पीछे से सारी ट्रेनिंग और सारी चीजें जो है ना, इजरायली बैठे कर रहे थे कश्मीर के अंदर। तो ये क्या समझते हैं कि हमें पता नहीं है कि बलूचिस्तान में कौन क्या कर रहा है, मोसाद का क्या कर रहे हैं? तो आपका ये ख्याल था कि आप इतने तेज हैं कि आप हमारी आईएसआई या हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएंगे? ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और अब आपको पता चला है, आपने टक्कर ले ली है। अब यहाँ पर तुर्की आपके सामने खड़ा है, ईरान आपके सामने खड़ा है, सऊदी अरब आपके सामने खड़ा है, पाकिस्तान आपके सामने खड़ा है। अब आपको लग पता जाएगा। आप अपनी जगह पर रहें और इसे बाहर निकलने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ये पैगाम मेरा ख्याल ट्रांसलेट होकर उन तक पहुंच जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जो ये डील की है, जिस तरह आपने बड़े अच्छे तरीके से एक
बताया है कि ये जो डील है, ये किस तरह पाकिस्तान एक अच्छा अपना अमन का एक पैगाम लेकर दोनों मुल्कों के पास गया, और ये एक जो वर्ल्ड वार 3 की जानिब जिसकी बातें चल रही थी कि जंग चली जाएगी और ईरान ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की 100 हमने चीजें सुनी। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह अमन का पैगाम ईरान को दिया और अमेरिका को दिया, और इसराइल की न चाहते हुए भी ये सुलह करवाई, ये डील करवाई, इसमें जो पाकिस्तान का एक किरदार है, जिस तरह आपने उसको बयान किया, इससे मजीद क्या फायदे होंगे पाकिस्तान को, क्या फायदे होंगे, और इस डील को इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान का इस डील से कितना रुतबा बनेगा, डिप्लोमेसी में पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में किस तरह देखा जाएगा। क्योंकि एक टाइम था जब भारत ने पाकिस्तान पर इस तरह के इल्जाम, दहशतगर्दी, टेररिज्म के इल्जाम लगा लगाकर एक पाकिस्तान की रेपुटेशन जो खराब की थी, अब उसमें कितना फर्क आएगा। देखिए, भारत ने जो कोशिश की थी, रेपुटेशन तो पाकिस्तान की उस वक्त भी इतनी खराब नहीं थी, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि कोई ना कोई फर्क पड़ा था। देखिए, अब तो पाकिस्तान का जो स्टेचर है इंटरनेशनल लेवल पर, पॉलिटिकल स्टेचर और मिलिट्री स्टेचर, वो बहुत ही एक अरफा दर्जे पर पहुंचा हुआ है, आप ये समझे। और इसका नाम ही वो इस्लामाबाद अकॉर्ड इसका नाम दे रहे हैं, इस्लामाबाद का नाम चल रहा है। वो तो चूंकि बहुत दूर है ये मुल्क, उनसे, अपने अमेरिकन से और बाकी जो वहां पर और लोग साथ आना चाह रहे थे, इसकी वजह से शायद ये उधर चला गया, स्विट्जरलैंड में। और बाद में भी आप देखेंगे शायद पाकिस्तान का रोल इसमें जारी रहेगा। तो पाकिस्तान का जो पहला फायदा तो ये है कि पाकिस्तान की एक तकरीम जो है वो पूरे दुनिया में फैली है, और पूरी दुनिया ने इसका एक्नॉलेज भी किया है। और ये वो मौका है जिसमें देखें कि अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान और बहुत सारे मुल्क यक वक्त हमसे खुश हैं। ये बड़ी अजीब बात है, वरना होता है ना कि भी दुश्मन मुल्क दोनों साइडों के कैसे ये होते हैं। तो ये जिस तरीके से हुआ है मेरे ख्याल। और मैं यहाँ जरूर जिक्र करूंगा अपने फॉरेन ऑफिस का। हम लोग पर्सनैलिटीज के नाम तो ले लेते हैं, लेकिन याद रखिए मेरे भाई कि हमारे फॉरेन ऑफिस का बेइंतहा बेहतरीन किरदार है सारे मामले में। ये सारे मुल्कों के साथ आपस में बातचीत और ये सारा कुछ। इसके बाद आप ये देखें कि ईरान बिल्कुल हमारा पड़ोसी मुल्क है। वहां से एनर्जी की जितनी चीजें हैं, चाहे गैस है, चाहे पेट्रोल है, चाहे और भी चीजें हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साथ है हमारे। तो अगर वो हम्म। इंटरनेशनल प्राइस पर भी हमें बेचे तो हमें बहुत बवारा खाता है। वैसे तो हो सकता है हमें कंसेशन भी मिल जाए। दूसरी बात ये है कि ये, और हमारा ये मेन प्रॉब्लम है, याद रखें, हमारा मेन प्रॉब्लम है एनर्जी, एक डेफिसिट एनर्जी की, महंगाई जो है वो इनपुट का प्रॉब्लम होता है, फिर हम चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। उसके बाद जब पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान का ये रोल, तो आपका क्या ख्याल है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी? वो लोग आके देखना नहीं चाहेंगे कि यार ये कौन सा मुल्क है, इधर जाके देखें तो सही हम। बिल्कुल। सिर्फ अच्छा ये कि सर, जो एक पाकिस्तान ने गल्फ मजीद का एक एक काम था ना करना कि, है। पाकिस्तान ने एक मजीद ये काम करना है कि जो माहौल है पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का, और जो पॉलिटिकल इंतशार है एक किस्म का, या इकोनॉमिक जो एक मसाइल हैं, उनको इस तरीके से इस्तवार करे, उनको रीस्ट्रक्चर करे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ पर आसानी महसूस हो और वो अपने आप को महफूज महसूस करें। तो ये तो आप, और इसके बाद ये कि एक बात मैं और ऐड कर दूं, उसके बाद आप अगला सवाल पूछ सकते हैं कि अगर हमने इतना अच्छा रवैया, लोगों को हम लेकर आए हैं टेबल टॉक्स की तरफ, और लोगों को हम बता रहे हैं, दूसरे मुल्कों को बता रहे हैं कि भाई जंग नहीं, अमन जो है वो आगे बढ़ने का तरीका है। तो अफगानिस्तान के साथ हमें चाहिए कि बातचीत करके ये अमन पैदा करें, ताकि हम सेंट्रल एशिया की तरफ जा सके। अफगानिस्तान के साथ हमारे बातचीत खुल जाए, हम चाइना की मदद ले सकते हैं, कतर की मदद ले सकते हैं। तो ये फर्क है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम भारत को भी ऑफर करें कि अगर बराबरी की बुनियाद पर वो इस सारे मामले में हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो उस पर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने मसाइल में डिस्कस करने चाहिए सारा चीजें। तो जब बातचीत पर आप दूसरों का आमादा कर रहे हैं, तो अंदरूनी तौर पर और अपने पड़ोसियों के साथ आप भी बातचीत पर आमादा हो, तो सारे मामले ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा, इस जो ये एक पूरी जंग की सूरत हाल बनी, जिसमें अमेरिका ईरान पर चढ़ दौड़ा, और उन्हें लगा कि जिस तरह उन्होंने वेनेजुएला से उनका वजीर आजम उठाया और पूरे वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, तो शायद इसी सोच के साथ वो ईरान में है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये जब तमाम सब कुछ डील हो गई, इस डील में किसको फायदा हुआ और कौन असल में ये जंग जीता है? देखिए, बात यह है कि अगर मैं ये कहूँ कि अमन असल में जीता है, और पूरी दुनिया बड़ी तंग थी इस सारे मामले से। ये सिर्फ ईरान, और ईरान का तो नुकसान हो रहा था, सऊदी अमेरिका का नुकसान हो रहा था, इसराइल का बड़ा नुकसान हो रहा था, वो भी रहा है अभी तक।
लेकिन ये है कि दुनिया भी तंग थी, और खासकर इस खित्ते के मुल्क जो हमारे अरब भाई हैं वो बड़े परेशान थे। और पाकिस्तान का, और चूंकि सऊदी अरब का एक दफाई मुआहदा है, तो इसलिए हमारी परेशानी भी अपनी जगह थी। और जिस तरीके से जुल्म सितम पर लगा हुआ था इसराइल, कि वो ईरान को छोड़कर लेबनान के ऊपर चढ़ दौड़ा, उधर से गाजा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया, वेस्ट बैंक में अपने आप को फैलाना शुरू कर दिया, तो उसने इस मौके से फायदा उठा के ग्रेटर इसराइल वाला मामला शुरू कर दिया था। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जितने मुल्क हैं इन सबको फायदा हुआ है। ईरान का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान इस्तकामत के साथ खड़ा रहा। जो अमेरिका का ख्याल था कि ये घुटने टेक देंगे, तो मैं, चूंकि हम पाकिस्तान चूंकि सालसी के रोल में है ना, तो ऐसी बात जेब नहीं देती कि मैं कहूँ कि जी असल फतह किसकी हुई और हारा कौन। ये जब सारे मामले हो जाएंगे तो खुद ब खुद दुनिया देख लेगी। तो जब खुद आप देख लेंगे लोग क्या कह रहे हैं, अमेरिका के लोग क्या कह रहे हैं, इसराइल के अंदर लोग क्या कह रहे हैं, ईरान के लोग क्या कह रहे हैं, तो मुझे कहने की क्या जरूरत है। इसलिए कि एक रिस्पॉन्सिबल अपॉइंटमेंट से मैं रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल और बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से मैं ऐसा पैगाम कोई नहीं देना चाहता कि जो बिल्कुल बैलेंस को बिल्कुल खराब करे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक लीबियन चीफ से भी, आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी, उसको आप अगर आप उसकी कॉनोटेशन समझे तो वो बेसिकली क्या हो सकता है उस मुलाकात में और उस तमाम में? बड़ा सिंपल है। अभी देखें, जो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मकाम है, जो उनको हमायत हासिल है दुनिया के मुल्कों की, इसका मतलब ये है कि वो अभी अमन का पैगाम फैला सकते हैं। तो ये जो लिबिया, नाइजीरिया, सूडान, जिन्होंने, जहाँ पर लोगों ने सिविल वॉर है शुरू हैं, एक्सक्यूज मी, लोग अपने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान का किरदार तो अफ्रीका में, एशिया में, और जनूबी एशिया में, मगरबी एशिया में, मशरक, अपने ये जो सेंट्रल एशिया में, मशरक वस्ता में, ये जितने इलाके का मैंने नाम लिया है, इस सब में एक बड़ा रोल होगा पाकिस्तान का। और लोग बिल्कुल। पाकिस्तान की बात सुनेंगे। जब पाकिस्तान के नुमाइंदे नाइजीरिया जाएंगे उनकी भी जंग बंद होगी, जब पाकिस्तान के नुमाइंदे लीबिया जाएंगे उनकी भी जंग बंद होगी। तो ये आप यूं समझें कि पाकिस्तान को एज ए होल, शायद पूरे मुल्क को ये पीस अवार्ड मिल जाए। और कुछ शख्सियात को तो शायद मिलने का इम्कान वैसे ही बढ़ रहा है, अगर पाकिस्तान अगले कुछ अरसे में और मुल्कों में भी ले आए। ये जो आपस में जंग जदल हो रही है, अपने नेबर्स के साथ जो जंग है उसको खत्म कर ले, अपने अंदर की जंगें खत्म कर ले, तो फिर आप समझें कि जो नोबेल पीस अवार्ड है वो दीवार पे लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक और, पाकिस्तान को इस तमाम डील से पाकिस्तान को क्या मिलेगा, पाकिस्तान के लिए क्या क्या ऑफर हो सकता है, पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का मसला है ये कैसे हल हो सकता है? जिस तरह अगर ईरान से हमको सस्ता तेल मिलता है तो फिर पाकिस्तान में तेल की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, इस तमाम को किस तरह आप देखते हाँ, हैं? मतलब ये है कि जो तो इकोनॉमिक डिटेल्स हैं उसमें तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन जो पॉलिटिको मिलिट्री इकोनॉमिक फॉल आउट है इन तीनों चीजों का, पॉलिटिको, मिलिट्री, इकोनॉमिक, वो बहुत बड़ा होगा। पॉलिटिको मिलिट्री तो मैंने आपको बता दिया कि एक रोल होगा पाकिस्तान का मशरक वस्ता में अब। और अमेरिका भी आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि, क्योंकि वो खुद कुछ मुल्कों के दरमियान उनमें मिसट्रस्ट पैदा हुआ है, तो वो कहेगा कि आप जो है ना कोई इन मुल्कों के साथ बातचीत करें, और थोड़ा सा उस पूरे इलाके में अमन अमान की बातचीत करें। पाकिस्तान का वहाँ मेन रोल होगा। फिर आपने अफ्रीका की बात की, अभी आप लिबिया की बात कर रहे थे, वहाँ पर पाकिस्तान का रोल होगा। ये आप देखेंगे कि सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान का रोल होगा, ईरान के साथ होगा। तो आपको इकोनॉमिक, तो जैसे मैंने कहा कि जब आपका स्टेचर बढ़ता है तो लोग इन्वेस्ट करने भी आते हैं, और ईरान के करीब होने की वजह से खामखा हमें इकोनॉमिक फॉल आउट इसका होना ही होना है। अगर बिल्कुल अफगानिस्तान भी खुल जाता है तो सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, ये ऐसा ब्लॉक बन जाएगा, ये एक बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक बन जाएगा। ये आप बिल्कुल समझे कि इकोनॉमिक, इसकी डिटेल्स में वो कोई इकोनॉमिस्ट को आप बुला लें, वो बता बिल्कुल देगा। बिल्कुल जो मिलिट्री एस्पेक्ट है वो ये है कि आपकी मिलिट्री का जो एक स्टेटस है जिस तरीके से बना है, आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग की मांग होगी, आपके हथियारों की जो यहाँ पे आप बनाते हैं उनकी मांग होगी, आपके जहाज़ों की मांग होगी। लोग ट्रेनिंग चाहेंगे कि आप करें। लोग आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करना चाहेंगे। सारा मिडल ईस्ट आपकी तरफ देखेगा, सेंट्रल एशिया आपकी तरफ देखेगा। अफगानिस्तान के साथ इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे।
और ये इसका साफ ज़ाहिर ताल्लुक जो मैं बातें कर रहा हूँ पॉलिटिक्स के साथ भी है और स्ट्रेटजी के साथ भी है। तो ये एक बिल्कुल बहुत ही अहम फेज में पाकिस्तान दाखिल हो गया है। देखना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं खुदा ना खास्ता कि हम एक माहौल बना के सारा मलिया मेट ना कर दें। पहले एक दो दफा हम कर चुके हैं, अल्लाह ना करे कि इस दफा हो। अब ये जो माहौल बना है, इसमें आप अगर अच्छे जहन के साथ, खुले दिल के साथ, अपनों के साथ भी रवैया बेहतर करें, गैरों के साथ भी रवैया बेहतर करें, तो पाकिस्तान कहीं से कहीं चला जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बहुत सारी चीजों पे बताया है कि ये चीजें, और इस तरह आपने इशारे किनाइयों में बहुत सारी चीजों को कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो बेहतर होने चाहिए, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है वो पाकिस्तान के हमसाए के साथ भी, हमसायों के साथ भी होना चाहिए। अच्छा, इस तमाम में जो इम्पोर्टेंट काम है जो अभी इस तमाम के दौरान फील्ड मार्शल को करना चाहिए, वो कौन सा इंपॉर्टेंट काम है कि जो उन्हें अभी करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, पाकिस्तान को इंटरनल फायदा हो सकता है, बैरूनी फायदा हो सकता है, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट मतलब चीज सबसे है पहले तो हमें जो। ये चाहिए ना कि हम ईरान के साथ फॉर्मल ट्रेड शुरू कर दें। हम्म। मतलब ये है कि सिर्फ जो पहले से मौजूद हैं हमारे क्रॉसिंग पॉइंट, उनके अलावा हम और जगहों से भी रास्ते खोल दें और उनके साथ तजारत शुरू कर दें। दूसरा हमें चाहिए कि हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करके ये सेंट्रल एशिया, इसके साथ अपने तजारत जो है वो शुरू कर दें। तीसरा ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी लोग नाराज हैं, कोई सियासी ग्रोह ऐसे मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू के दरवाजे खोलें, बिल्कुल बजाय बजाय इसके कि एक ही तरीका अपनाने के और बिल्कुल तरीके बीच में देखें, अपनी सर, स्ट्रेटजी को जिस तरह, तब्दील करें। बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं कि सियासी एक ग्रोह है जिसके साथ पाकिस्तान के अंदर भी हालात बेहतर करने चाहिए और उनको दोबारा से प्रॉपर उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, लेकिन सर बहुत सारे लोग तो ये भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जो मौजूदा दो पार्टी गवर्नमेंट में है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये भी कुछ खास पसंद नहीं आ रही मौजूदा स्टैब्लिशमेंट को, और मौजूदा जो स्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप है उनको ये पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो तरक्की तेजी से चाहते हैं। लेकिन ये जो पार्टी है, ये पार्टी तरक्की को स्लो करने में, आपसी लड़ाई में, एक कहता है कि सिंध में ये होगा, एक कहता है पंजाब में ये होगा, और फिर उसके साथ साथ जो 18वीं आईनी तरमीम है उसकी वजह से जो फेडरल है उसको कमजोर किया हुआ है, ये तरक्की में हाइल हो रही है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी खदशा है कि जो मौजूदा सियासी पार्टी है इनको घर भेज दिया जाएगा और फिर पाकिस्तान को एक नई तरक्की की डगर पर लगाया जाएगा जिसमें पाकिस्तान की तरक्की के दरमियान कोई हाई नहीं होगा। इस तरह की बातें आ रही है सर मार्केट। देखिए, बात यह है कि जो नेक्स्ट तरमीम 27वीं 28वीं होनी है, उसमें जो हम्म। चीजें सामने आ रही हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या कहा जा रहा है? ये कहा जी। जा रहा है कि जो दिफा का खर्चा होता है वो सब मिलकर उसको हम्म। शेयर करें। जो हम्म। आपने कर्जे लिए हुए हैं जो कि पूरे मुल्क पर खर्च हुए हैं, उसको सब मिलकर शेयर बिल्कुल। करें, जिसका ये मतलब है कि एनएफसी अवार्ड जो है उसमें थोड़ा रद्दोबदल करने की जरूरत है। फिर ये कह हम्म। रहे हैं कि आप जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको स्ट्रांग और रिस्पॉन्सिबल बनाएं, ताकि जो हम्म। म्यूनिसिपल फंक्शन है और जो बाकी नीचे लोगों तक जो चीज पहुंचनी है वो पहुंचे। कुछ बातें साफ ज़ाहिर ऐसी भी हो रही हैं कि सूबे हम्म। ऐसे होने चाहिए जिनकी आबादी मैनेजेबल हो, जिनका एरिया मैनेजेबल हो, और जो ऐसे इलाके हैं जहां पर वफाक की अमलदारी होनी चाहिए, जो बहुत ही सेंसिटिव इलाके हैं, जैसे कराची है या गवादर है, वो वफाक के साथ होने चाहिए, जैसे इस्लामाबाद है। तो इसमें क्या हर्ज है? ये जितनी बातें हैं, इस पे आप बहस कर लें, इस पे जो आपके वजाहत है बता दें, लेकिन इसलिए कि ताकि सारे पैसे आपके पास रहें ना। आप एनएफसी अवार्ड में तब्दीली चाहते हैं, ना आप स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट चाहते हैं, क्योंकि उनको पैसे देने पड़ेंगे और आपकी इजारादारी खत्म होगी। अगर ऐसे रवैया रहा फिर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जिन जमातों का आपने नाम लिया, ये हमेशा जो भी नौकरी करती रहेंगी और जो उनको कहा जाएगा वो ये करेंगी, थोड़ा जिद शिद करेंगे। इनमें इतना हिम्मत नहीं है, इतनी इनकी स्टैंडिंग नहीं है पब्लिक में कि ये जो इनको बताया जाए और वो बातें जो कि पाकिस्तान के हक में है, सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान के हक में है, जब वो अमेंडमेंट आए तो ये उसकी मुखालफत करें। ये बहुत मुश्किल काम है। अगर इन्होंने वो उसको पास कर दिया इन सारी चीजों का जिनका मैंने जिक्र किया है, तो ये कहीं नहीं जा रहे। और अगर इन्होंने कोई आऊं किया तो फिर ये रह नहीं सकते।
अच्छा, अगर सर ये अगर करते हैं, क्योंकि इनका तो ये समझते हैं दोनों पार्टी, जहां तक हम इनको देखते हैं समझते हैं, ये समझते हैं कि जो 18वीं आईनी तरमीम है उससे हम सूबों को जो कहेंगे प्रोटेक्ट करते हैं, सूबों को वसाइल मिलते अट्ठाईस हैं। 28, अच्छा 18वीं पुरानी तरमीम की 18वीं बात कर रहे तरमीम हैं। जो सूबों का एक, वो कहते हैं कि ये हक है सूबों का, लेकिन फेडरल से जो बजट आता है आईएमएफ या इंटरनेशनली जो कर्जा लिया जाता है वो डिवाइड होकर इनमें चला जाता है, ये वापस नहीं देते। लेकिन अभी भी जहां तक चीजें लग रही हैं वो तो कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, अगर ये नहीं जाते तो ये तो बात सच साबित होती है ना कि ये तरक्की में हाइल हैं ये दोनों पार्टी। और अगर नहीं हाइल देखिए, है और सुबेज भी नहीं बनाने देते तो फिर क्या करेंगे? बात ये है कि दो बातें हैं ना, एक ये कि हम कहीं नहीं जाते, हम्म। और एक ये कि हम ये बातें नहीं मानते। ये हम्म। दोनों जुमले नहीं ये कह सकते, इनमें हम्म। से एक ये कह सकते हैं। अगर ये हम्म। कहते हैं हम नहीं जाते तो बातें हम्म। माननी पड़ेंगी, हम्म। अगर ये कहते हैं कि हम नहीं मानते तो फिर इनको जाना पड़ेगा। ये मेरा अंदाजा है, गलत हो अगर सकता सर चलो हम एज्यूम कर लेते हैं कि है। ये इस पे जाते भी ज्यादा हैं। बात ना करो, इसलिए कि मैं नहीं नहीं कोई सर, सियासी बंदा तो थोड़ी हूं नहीं। थोड़ी सी बात, ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम अज्यूम कर लें कि ये चले जाते हैं तो फिर नया सेटअप आप क्या समझते हैं? क्या बड़ी तेजी से हम देखेंगे कि सुबह सुबह जिस तरह मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत सारे सूबे होने चाहिए, तकरीबन अब 4-5 है तो ये तकरीबन 12-14 के करीब सूबे हों, फिर वो गवर्नमेंट जिस तरह मेयरशिप होती है वो हो प्रॉपर, सिर्फ कराची में नहीं इस्लामाबाद में भी हो, बाकी जो बड़े सिटीज है लाहौर में भी हो। बिलावल भुट्टो ने एक बड़ी सख्त स्पीच की अभी रिसेंटली, वो कहते हैं कि अगर हम कराची में मेयर ला सकते हैं तो आप इस्लामाबाद में क्यों नहीं ला सकते, आप जो लाहौर है इसमें क्यों नहीं ला सकते? ये तमाम चीजें तो ऑलरेडी सर हो रही हैं। और मैं बिलावल साहब को ये पूछे कि कराची का मेयर आप लेकर आए हैं, बस इससे वो इसके तो आगे मैं बात नहीं करता। नहीं, देखिए वो तो क्या। बात ये है कि अगर ये लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाएं, डिस्ट्रिक्ट हम्म। गवर्नमेंट्स और तहसील गवर्नमेंट्स स्ट्रांग हो जाएं, हम्म। रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, उन तक हम्म। उनका जो जायज पैसा है उनको मिल जाए, तो सूबे हम्म। भला यही रहें या ज्यादा बन जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा मेरा ख्याल है, मैं गलत हो सकता हूँ। तो बिल्कुल। अगर अच्छा सर, सुबह एक मिनट, बिल, अगर सूबों पे जिद किसी ने पकड़ भी ली है, लेकिन अगर ये मान जाए, एनएफसी अवार्ड में जो चेंजेस जिनका मैंने जिक्र किया है वो मान जाएं, और ये मान जाएं कि ये गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग हम बनाते हैं और उनको उनके पैसे देते हैं, तो फिर सूबे बने या ना बने, आज आहिस्ता आहिस्ता सूबे वैसे ही कमजोर हो जाएंगे। मेरा ये बिल्कुल। ख्याल है। अच्छा सर, बाकी मैंने आपको बता दिया, मेरा अपना अंदाजा ये है, ये इसी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे और ये सारी बातें मानेंगे, क्योंकि सारी बातें पाकिस्तान के हक में है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी इस टॉपिक पे आखिरी मैं सवाल सिर्फ ये करना चाहूंगा कि आज से 4 साल पहले मुझे किसी शख्स ने कहा था, और वो शख्स मतलब कि इंटरनेशनली मामलात को बहुत देखते हैं और जानते हैं और इस्तेमाल, वो कहते हैं उन्होंने आज से 4 साल पहले मुझसे कहा था, जो मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में वो हम सच होता देखेंगे। उन्होंने कहा था कि जब ये गवर्नमेंट नई नई बनी थी, उनका ये कहना था कि ये जो हमने सेटअप अभी देखा है पीडीएम से बाद, ये जो गवर्नमेंट बनी है, इनको 4 साल बाद सारे सियासतदानों को हम कंटेनर्स पे देखेंगे। जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है, 3 से 4 साल बाद इनके साथ भी यही कुछ होगा। मुझे तो वो बात सच साबित होती नजर आ रही है सर। देखिए, बात बात ये है कि इमरान खान की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, इसलिए उनके साथ जो हो रहा है उनकी पर्सनैलिटी की वजह से हो रहा है। उनका एक बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया है। ये लोग तो बिल्कुल उस तरीके से खड़े नहीं हो सकते जैसे इमरान खान खड़ा हुआ है। तो ये ना समझे उनके बराबर इनको आप लाने की कोशिश ना करें। ये जैसे मैंने कहा कि या तो घर जाएंगे और खामोशी से बैठेंगे, या इसी इसी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे। ये मेरा अंदाजा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ आगे होने जा रहा है वो पाकिस्तान के अच्छाई में होगा, वो पाकिस्तान के हक में होगा, और इंशाल्लाह मामलात अच्छाई की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये सारे सियासतदान मिलके एक प्लेटफॉर्म पे भी आ जाए फिर भी ये मुकाबला नहीं कर सकते एस्टेब्लिशमेंट का, या इस मौजूदा जो सेट वो इस टाइम और लीडरशिप यार है उनकी? कौन से प्लेटफॉर्म, इनके पीछे लोग कितने रह गए हैं? आपका क्या ख्याल है कि लोगों को पता नहीं है कि ये कैसे आए हैं? ये जरा निकले ना बाहर, एक जलसा करके दिखा दें। इनके साथ एक भी बंदा खड़ा नहीं होगा जो जो जिस तरीके से ये आए हैं या लाए गए हैं और उन्होंने सारा कुछ कबूल किया है। अब इनमें वो दम खम नहीं रहा कि ये कोई हिम्मत कर सकें खड़े होने की, क्योंकि मेरे अपने ख्याल में ये, खैर जब इंतखाबात होंगे, जब ये खड़े होंगे तो पता चलेगा, जब भी शफाफ इंतखाबात होंगे, कि इनके साथ लोग कितने हैं। मेरे अपने ख्याल में इन्होंने अपना इखलाकी जवाब और अपना सियासी जो स्टेचर है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब वापस उस मुकाम पे ये कभी भी नहीं जा पाएंगे।
सर मियां साहब आकर तकरीरें करेंगे, वो तो यार नहीं, गवर्नमेंट बस में अब मैं नहीं है और ना, वो बात नहीं मौजूदा करता। नो गवर्नमेंट में नो नहीं है। नो। अगर आप मुझे मियां सियासत साहब की तरफ करेंगे, खींच दूसरी रहे हैं, साइड पे मैं कोई जरदारी बात साहब नहीं खड़े करता। होंगे आप स्टेज मुझे पे। सियासत की तरफ खींच रहे हैं, मैं नहीं आना चाहता। अच्छा ठीक है, चले ठीक है। अच्छा सर, दूसरा कश्मीर के हवाले से अगर हम बात कर ले, जो कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल है, उस पे आप क्या समझते हैं कि क्या स्टेट जिस तरह डील कर रही है, ये बेहतर तरीका या इससे बेहतर तरीके से कश्मीरी अवाम को डील किया जा सकता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, और बहुत सारी मालूमात भी हमारे पास नहीं है। इतना मुझे पता है कि जब भी दुश्मन को मौका मिलेगा तो वो ज़रूर फ़ायदा उठाएगा, अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई हो। तो ये जो इनकी एक्शन कमेटी है, उनसे भी मेरी अपील है कि वो अपने अंदर काली भेड़ों को पहचानें और उनसे छुटकारा हासिल करें। वो जो तरह तरह के बयान देते हैं, आपके बहुत सारे मुतालबात दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन जो लोग एक्सट्रीम पर चले गए हैं और बात करते हैं ऐसी जो कि कश्मीर के कॉज को भी नुकसान पहुंचाए, और पाकिस्तान और कश्मीर में जो एक रिश्ता है उसको नुकसान पहुंचाए, तो उन लोगों को पहचान के एक तरफ करें और अपने मुतालबात आराम से अच्छे तरीके से पेश करें। लेकिन साथ ही मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत कश्मीर को भी कहूँगा कि वो भी हाई हैंडेडनेस से परहेज करें। हर चीज़ का जवाब डंडा नहीं होता। बातचीत एक बहुत अच्छा तरीका होता है। बताएं उनको कि आपके अंदर ये लोग हैं जिनसे हम बात नहीं करते, बाकी लोगों से बात करें। पूरी की पूरी तंजीम को एक डंडे से ना हाँकें, उनमें बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं। और अभी जो मौलाना फजलुर रहमान ने ऑफर की है अंदर आर्बिट्रेशन की या बातचीत करवाने की, उनकी ऑफर को दोनों साइडों को चाहिए मान लें, हुकूमत भी मान ले और ये धरना खत्म करें, और अगर जो बाकी चीजों पे बातचीत करें और दुश्मन को मौका ना दें। जितनी देर ये बैठे रहेंगे, दुश्मन उतने ज्यादा एजेंट अपने इसके अंदर घुसाता रहेगा, और उतना ये। और फिर ये भी याद रखें कि जब भी कोई आमना सामना हो गया तो अंदर से पहला गोली चलाने वाला दुश्मन होता है। जब आप कहते हैं ना कि ये उस तरफ से फायर हुआ और इतने बंदे शहीद हो गए पुलिस के, फिर आता है इतने बंदे शहीद हो गए एक्शन कमेटी के, तो याद रखें ये फायर करने वाले लोग फायर करके निकल जाते हैं, ये दुश्मनों के एजेंट होते हैं, और ये आप में और हमारे में एक बहुत बड़ी खलीज पैदा करना चाहते हैं। तो खुदारा इस बात को समझें और अपनी पोजीशन को समझें, पाकिस्तान की पोजीशन को समझें, कश्मीर की पोजीशन को समझें। पीछे आपके दुश्मन है, इस तरफ पहाड़ हैं, और आधे लोग आपको हैरत, आधे से ज्यादा लोग हैरान हैं कि आप ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो अपनी जुबान पर भी काबू पाएं, अपने जज्बात पर काबू पाएं। इकट्ठे रहने में ही बरकत है, इकट्ठे रहने में ही ताकत है। अलग अलग हुए तो एक एक को करके दुश्मन खा जाएगा। और अगर आप सर पाकिस्तान ख्वाजा से आसिफ जरा भी जैसे दूर डिफेंस होगी। मिनिस्टर ने तो बड़ी अजीबो गरीब स्टेटमेंट दी है, आपने सुनी होगी उनकी स्टेटमेंट। क्या जी? उन्होंने, ख्वाजा आसिफ साहब ने कश्मीर में कुछ हिस्से वो छोड़े कहा जी, कि ख्वाजा आसिफ साहब की बातों को छोड़ दें। ख्वाजा आसिफ साहब ने एज डिफेंस मिनिस्टर जितना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, वो फिर कभी अलग मुझसे प्रोग्राम कर लीजिएगा। उनकी हर स्टेटमेंट ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। जब वो पहले थे ऑपोजिशन में, उस वक्त जो उन्होंने बातें की हैं फौज के खिलाफ, जो हरदा सराई की है, वो भी रिकॉर्ड पर है कि क्या क्या उन्होंने बातें की हैं, कि कभी कोई जंग नहीं जीती, ये हमारा गोश्त उखाड़ के खा गए, इन्होंने हड्डियां छोड़ दी, और इस किस्म की बातें। वो उस बंदे को आपने डिफेंस मिनिस्टर बनाया हुआ है, तो ठीक है, जब आप उसको डिफेंस सर मिनिस्टर बहुत सारे बनाएंगे तो लोग ऐसी तो ही बातें कहते हैं कि करेंगे। मियां साहब के डायरेक्ट पैगाम ख्वाजा आसिफ असेंबली में आके देता है। मुझे नहीं मालूम, मैंने आपको बताया ना कि आप पहले ही मुझसे बहुत ज्यादा सियासी बात करवा चुके हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा जन साहब, आखिरी अपना कोई पैगाम मौजूदा गवर्नमेंट, मौजूदा जो इस टाइम सेटअप है उसमें देना देखो जी, चाहें? ये इस पैगाम सेटअप के लिए नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, ये सिर्फ कश्मीर के मामलात के लिए नहीं, ये पूरी कौम के लिए मेरा पैगाम है कि अल्लाह ताला ने अपनी खास इनायत के साथ पाकिस्तान को एक नहायत उम्दा मुकाम दिया है डिप्लोमेसी में और मिलिट्री मैटर्स में। अब हमें ये चाहिए कि हम अपनी मजबूती को मुकम्मल करें। उसको मुकम्मल करने के लिए आपको माशियात में अपने आप को सुधारना है, आपने इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने आप को सुधारना है, अपने जो इर्द गिर्द के पड़ोसी ममालिक हैं इनके साथ अच्छे राब्ते कायम करके। क्योंकि आपका रोल अब छोटा नहीं रहा, आपका रोल अभी पूरे एशिया को समेटता है, आपका रोल अफ्रीका को समेटता है। बिल्कुल। बड़े दोनों सुपर पावर आपके साथ हैं। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप इरिस्पॉन्सिबल हरकतें नहीं कर सकते।
चाहे वो कोई हम्म। पार्टी हो, चाहे वो कोई हम्म। हुकूमत हो। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जनरल साहब का जो आखिर में पैगाम वो यही है कि हमको गोली और इससे लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि जिस तरह हमने पूरी दुनिया में एक अमन का पैगाम दिया है, वही हमें अपने मुल्क के अंदर इंटरनल मामलात में भी वही पैगाम तमाम फरीकों को देना चाहिए। और जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने ऑफर की, उस ऑफर को दोनों साइडों से अपनाना चाहिए और मामलात टेबल टॉक्स के जरिए हल करने चाहिए। फिलहाल नाज़िम मुअम्मर कदाफी को और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब को नया दौर से इजाजत दीजिए। खुदा हाँ। हाफिज।